अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले जो सारी लेक्चर्स मैंने दिए हैं सोवरेनिटी के ऊपर, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स का हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें सोवरेनिटी को खत्म करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देन अगले जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं है, सोवरेनिटी का थोड़ा था। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सोवरेनिटी तो इसको लोकेट करना, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है, आज भी लोग इसको नहीं बयान कर पाते। इसी वजह से प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी के मानने वाले हैं वो कहते हैं भाई सोवरेनिटी तो है ही नहीं, पार है, उसको भी हम कहते हैं वो डिवाइडेड है। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट तो हमें कहीं नजर नहीं आता। तो असल में ये बात कहीं ना कहीं ठीक है। आप आज देखें, आपको आप कह सकते हो ये सॉवरन है वो सॉवरन है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इसी तरीके से जी रही है और सोसाइटी चल रही है ना। ओके, अगर हम जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो आपको जो प्लूरलिज्म का ना जो है अर्ली फिलोसफिकल आइडियाज इसके बारे में मिलेंगे। मतलब आपको पुराने टाइमों में जो पावर जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, आप वहां बोलोगे यार प्लूरलिज्म था तब भी, लेकिन इसका जो एक फॉर्मल ढांचा हमारे सामने आया, फॉर्मल डेवलपमेंट हुई है, वो 19th एंड 20th सेंचुरीज में जाके हुई है। जब मैंने आपको मोनिस्टिक थ्योरी कराई थी वहां पे मैंने आपको बताया था पुराने टाइमों में क्या होता था। जैसे मैंने आपको रोमन्स का बताया था कि वहां पे क्या था कि मल्टीपल सेंटर्स थे अथॉरिटी के, मोनार्क के पास भी था, चर्च के पास भी था। देन फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे एंड दो जो चर्च जिसे के पॉप्स वगैरह होते थे उनके दरमियान भी पार डिवाइडेड थी। उसके बाद ना उन कॉन्सेप्ट्स की वजह से कि मोनार्क के पास पार होगी या चर्च के पास होगी या फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होगी या मोनार्क के पास होगी या फ्यूडल लॉर्ड्स के पास होगी या चर्च की जो पॉप्स फादर्स है उनके पास होगी, मतलब ये लड़ाई बहुत ज्यादा छिड़ गई थी। तो फिर उसके बाद मोनिस्टिक थ्योरी आई थी। लेकिन क्या उस टाइम आप ये कह सकते हो कि प्लूरलिज्म था? तो हम हाँ यार, नजर आता था ना, क्योंकि पावर डिवाइडेड थी तब। तो प्लूरलिज्म तो था लेकिन प्लूरलिस्टिक थ्योरी नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसकी अर्ली हिस्ट्री हम देखें तो हमें उन टाइम से नजर आएगी। आइडियाज ऑफ शेयर्ड पावर कैन बी ट्रेस टू अरिस्टोटल एंड द रोमन रिपब्लिक which recognized multiple centers of authority like families, villages एंड गवर्निंग बॉडीज। आपको अरिस्टोटल के आइडियाज में भी सब कुछ नजर आएगा कि पावर डिवाइडेड है। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस pluralism was seen in the separation of power between the church and the state, as well as the decentralized nature of feudalism, where lords and church shared authority. तो फ्यूडलिज्म की भी आपको डिसेंट्रलाइज नेचर नजर आएगी। फ्यूडलिज्म किसी टाइम पे ये फ्यूडलिज्म बड़ा ही पीक पे हुआ करता था। मतलब आप समझे कि जैसे इनके पास बहुत जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो फ्यूडल मतलब ये होते थे, इनके पास बहुत पावर होती थी उस टाइम पे ना। तो मतलब ऐसे टाइम हम देखने को मिलते हैं जहाँ पे चर्च और स्टेट के दरमियान पावर डिवाइडेड थी। जो डिसेंट्रलाइज नेचर का फ्यूडलिज्म था, जहाँ पे चर्च एंड लॉर्ड्स दोनों मिल के, मतलब बड़े बड़े जागीरदार और जो फादर्स आप समझ जाएं चर्च के, वो आपस में मिलकर उन्होंने एक अपना ही एक बनाया हुआ था ना, एक अपनी पर्सनालिटी और एक अपनी ही एक वो बनाई हुई थी, से बनाई हुई थी हर चीज में, कि उनकी तो बड़ी से होती थी हर चीज को लेके, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, इनका बहुत लेना देना होता था हर चीज के साथ। तो मतलब वहां पे देखो पार डिवाइडेड थी ना डिफरेंट जगहों पे। उसके बाद जरूर मोनिस्टिक थ्योरी आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी से पहले भी पार प्लूरलिस्टिक ही थी, लोगों में डिवाइडेड थी। उसके बाद मोनिस्टिक थ्योरी आई, उन्होंने बोला किसी एक को दो, किसी एक को दो, और फिर उसके बाद आज तक सोवरेनिटी को कोई मोनिस्टिक थ्योरी आई, उसने कहा कि ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना पार, इसको फॉर्मल टर्म्स में हम सोवरेनिटी बोलेंगे, और सोवरेनिटी किसी एक बंदे के पास होगी, किसी एक ग्रुप के पास, जिसको हम बोल सकेंगे कि इसके पास है। लेकिन मोनिस्टिक थ्योरिस्ट फेल रहे ये बताने में कि असल में पार किधर लाई करती है, या सोवरन है कौन। फिर जब वो आज तक कोई भी अगर सोवरेनिटी को मानने वाला आता है तो वो ये बता नहीं सकता कि सोवरेनिटी किसके पास है। बहुत मुश्किल है। कोई कहते हैं कभी मुनाफ के पास है, कभी कहते हैं लोगों के पास है, कभी कहते हैं चर्च के पास है, मतलब इनको नहीं समझ आती किसके पास है। कभी कहते हैं कि एक ग्रुप है बस उसी के पास है। तो मतलब कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जब प्लूरलिस्टिक थ्योरी आई तो इन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम भी प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बस ये टर्म नहीं थी। हाँ, वो अलग बात है कि उस तरह की पार को देख के, डिवाइडेड पार को देख के मोनिस्टिक थ्योरी पे ले आ गए, उन्होंने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया। तो अगर हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी की या प्लूरलिज्म की हम लोग देखें कि इसके रूट्स कहाँ है, तो हम पहले सा का नजर आएगा। ठीक है, pluralism itself as a political theory and philosophy emerged as a response to the monistic view of sovereignty, which argued that state held absolute and undivided power over its citizens। लेकिन जो pluralism है, इससे जो फॉर्मल डेवलपमेंट हुई थी, एक फिलोसफी की तरह, एक पॉलिटिकल थ्योरी की तरह, वो किस तरीके से हुई थी, वो 19th एंड 20th सेंचुरी में जाके हुई थी। लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में जाके हुई थी।
ये मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे। मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती थी कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट, ना खत्म होने वाली, और एब्सोल्यूट मतलब कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, अनडिवाइडेड पावर थी अपने सिटीजन्स के अगेंस्ट, और मतलब अपने सिटीजन्स को लेकर, ठीक है। Pluralism has criticized monistic view of sovereignty as it declared that service, not sovereignty, is the essence of the modern state. प्लूरलिज्म जो है वो मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है, क्यों? क्योंकि कहता है कि यार सोवरेनिटी नहीं बल्कि सर्विस मॉडर्न स्टेट का काम है। आप देखो ना, आप आज कहते हैं ना कि वेलफेयर स्टेट है, सर्विस देना स्टेट का काम है, ये हमें सर्व करे। आप लोग कहते हैं ना बाबर, ये जो गवर्नमेंट आती है ये लोगों को सर्व करने के लिए आती है। तो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी के मानने वाले हैं वो कहते हैं यार सोवरेनिटी, सोवरेनिटी आप क्या कह रहे हैं? मॉडर्न स्टेट का काम सर्व करना है, वो सर्व करेगी, ना कि सोवरन बन के जो है ना वो बैठी रहेगी। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत मेन लाइन है जो आप याद रखना कि सर्विस नॉट सोवरेनिटी, ये इनका नारा है किस्म का। ठीक है, ओके। अच्छा प्रोफेसर, मैंने कुछ आपको कोटेशंस दी हैं अपनी ही बात को डिफाइन करने के लिए। जैसे प्रोफेसर एडी लिंडसे, प्लूरिस्ट है, सेज इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, अगर हम लुक फैक्ट्स को देखें, इट इज क्लियर इनफ दैट द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी हैज ब्रोकन डाउन। इन्होंने बोला कि थ्योरी सोवरेनिटी की टूट चुकी है, पाश पाश हो गई। क्यों? क्योंकि सोवरन वो खुद, जिन लोगों ने सोवरेनिटी की थ्योरीज दी थी, जो मोनिस्टिक थ्योरी का मानने वाले हैं, वो कभी खुद भी नहीं बता पाए कि सोवरन है कौन। इवन जो जिसके साथ मोनिस्टिक थ्योरी को जोड़ते हैं, जॉन ऑस्टन, जब उनसे पूछा गया कि सोवरन कौन है, तो वो डगमगा गए, वो सही तरीके से जवाब ही नहीं दे पाए। और इस तरह उन्होंने बोल दिया कि भाई लोग लोग भी सोवरन हो सकते हैं। हालांकि वो कहते थे कि इस तरह का बंदा या ग्रुप हो सकता है सोवरन जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके। लोगों को तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर लोग सोवरन हो गए तो सोवरेनिटी बनी ही ना फिर तो सारे लोग अलग आइडियाज, अलग सोच, अलग मतलब उनके रहने सहने का तरीका, तो मतलब वो एक तरह का लाभ ही नहीं बना सकते। मतलब वो अलग तरीके से रह रहे हैं ना सारे, वो बहुत सारे लोग हैं, एक आइडेंटिफाई पर्सन तो ना हुआ। ठीक है, तो प्रोफेसर लिंडसे ने बोला कि यार जो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टूट चुका हुआ है। अगर हम फैक्ट्स को देखें, ना तो मोनास्टिक थ्योरी के मानने वाले खुद सोवरन बता पाए, ना आज तक कोई सोवरन बता पाए सोवरन है कौन। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, प्रोफेसर क्राबे ऑफ बेल्जियम डिक्लेयर्ड द नोशन ऑफ सोवरेनिटी इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड अमंग सिविलाइज्ड पीपल्स एंड शुड बी एक्सपंज्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। प्रोफेसर क्राबे ने बोला था कि जो सोवरेनिटी का अब कॉन्सेप्ट है उसे कोई नहीं मानता, अब सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं मानता। आप पॉलिटिकल थ्योरीज उठा के देखो, अब अलग तरीके से पॉलिटिकल फिलोसफीज, आप मॉडर्न मॉडर्न देखो, वहां पे आपको सोवरेनिटी का वर्ड ही नजर आएगा। क्योंकि सोसाइटी बहुत कनेक्टेड है, आप सोसाइटी कनेक्टेड है तो सोवरन तो कोई नहीं हो सकता। तो उसने, प्रोफेसर क्राबे, इन्होंने तो ये बोला है ना जिनसे ना कि भाई अब सोवरेनिटी टूट चुकी हुई है। क्राबे ने तो ना एक स्टेप आगे जाकर बोला है कि भाई इसको तो पॉलिटिकल थ्योरी से खत्म कर दो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जिंदा नहीं है, मर चुका हुआ है। ठीक है, और अच्छा ये कहते क्यों है कि सोवरेनिटी नहीं हो सकती है? नहीं, इसकी ना वजूहात ही लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू प्यूरिस्ट, द रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट हैव चेंज ओवर टाइम। इन्होंने बोला कि स्टेट, देखो यही बात हम कह रहे हैं कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है ना वो अपने टाइम को लेके तो शायद आई थी, लेकिन वो हमारे टाइम पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, वो अपने टाइम पे भी, हालांकि वो बता नहीं पाए थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन सॉवरन, वो उस टाइम पे नहीं कर पाए थे जब सोसाइटी इतनी कनेक्टेड नहीं थी। तो आज वो किस तरीके से कर सकते हैं हम? ठीक है, तो प्लूरलिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी अब बहुत चेंज हो चुकी हुई है। अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकली द स्टेट नीडेड टू एक्सरसाइज sovereignty to preserve peace and defend the country. However, in modern times, many of states' responsibilities, such as managing postal services, education, and public works, no longer require supreme authority or sovereignty, but instead can be governed by public law and principles of public service. आप देखो ना, हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, ये सारे देखते हैं ना, मतलब पावर बहुत डिवाइडेड है। और इवन पावर अब देखो तो वो ना शेयर्ड है, कुछ लेजिस्लेचर के पास है, कुछ एग्जेक्टिव के पास है, कुछ जुडिशरी के पास है। देन फेडरल गवर्नमेंट को हम छोड़ें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास भी हैं, उनकी अपनी लिस्टें हैं। इसी तरीके से सारा काम चल रहा है ना। तो यहाँ पे प्लूरलिस्ट ने इस तरीके से डिफेंड किया अपने आर्ग्यूमेंट्स को। ये कहते हैं कि यार हिस्ट्री में ये जरूर था, क्योंकि वहां पे मतलब इन्वेडर्स होते थे, एक दूसरे पे अटैक करना, जंगे होना, ये इतना कुछ होता था कि एक हुक्मरान के पास अब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, हम कह सकते हैं शायद कि वो अब्सोल्यूट सॉवरन उसके लिए बनना जरूरी था, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, पीस को रखने के लिए। लेकिन उनका आजकल के टाइम में तो भाई ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब शेयर्ड हैं। शेयर्ड कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ है, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने लिहाज से चलती हैं, देन आप देखो लोकल गवर्नमेंट से, तो मतलब पावर अब बहुत ज्यादा शेयर्ड है। ठीक है ना, एक बंदे को सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ओके,
अच्छा, furthermore, more modern advancements in science and technology and industry have created interdependence among nations, which reduces the need for independent state sovereignty. अब आप देखो, पहले टाइम हिस्टोरिकली हम देखें तो पहले तो जो कंट्रीज थी इसलिए भी स्टेट्स को सॉवरन होना पड़ता था अपनी कंट्री को डिफाइन करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे ना साइंस इतना एडवांस भी नहीं था, लेकिन आज हम देखें तो आप टेक्नोलॉजी का अपना सेक्टर देखो, वो इतना एडवांस है, साइंस इतनी एडवांस्ड है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्टेड है। आप देखो, हम लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम गूगल यूज कर रहे हैं। हम क्यों यूज कर पा रहे हैं? हमें सर्विसेज मिलती है ना, हम तभी यूज कर पा रहे हैं। हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं, देन लोग चैनल्स बना रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो आज साइंस इतनी कनेक्टेड है, इतनी कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी ने इतना, सॉरी, दुनिया इतनी कनेक्टेड है साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कि बहुत मुश्किल हो गया है अब सेपरेटली चलना। अगर कोई भी कंट्री कहता है कि मैं दुनिया के साथ, मैं इस ग्लोब का हिस्सा नहीं, मैं दुनिया से कट के चलना चाहता हूँ, मैं सारी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप नहीं रख रहा हूँ भाई, कोई भी रिलेशनशिप मैंने नहीं रखना, मैं कट के चल रहा हूँ, तो मतलब बस ग्लोब का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तो एक विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज, जो आपस में बहुत कनेक्टेड है। आप देखो, कुछ भी नहीं, आप इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस ले लो, आप इंटरपोल ले लो, उन सब ने, ये साइंस की ही तरक्की की वजह से सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है ना, कि वो हमारे साथ कनेक्टेड है, हम उनके साथ कनेक्टेड है। हम एक फोन कॉल करते हैं, हम एक मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, हम मैसेजेस आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। तब उस टाइम पे चीजें नहीं थी यार, लोग बैकवर्ड, मतलब वो इतना लार्जर स्केल पे चीजों को नहीं सोच पाते थे। आज हम सोचें कि हम सॉवरेन है या कोई भी स्टेट ये सोचे, तो वो ये सोचने से पहले 100 दफा, 1000 दफा सोचेगी, और ये डिसीजन लेने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ठीक है? तो उसने बोला, जो प्यूरलिस्ट है वो बिल्कुल सही है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज तक ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। In this interconnected world, the pluralist theory argues that sovereignty should be shared among various social organizations and institutions such as churches, unions, and universities, allowing them to operate autonomously without interference from the state. तो ये बस, ये बाबा यही बात करेंगे कि सारे ग्रुप्स के अंदर स्टेट इंटरफेरेंस ना करे, वो इंटरवीन ना करे, वो मुदाखलत ना करे, सारे अपना अपना काम करें, दुनिया इंटरकनेक्टेड है अब। ठीक है? Thinkers like John Locke and Montesquieu laid the groundwork for modern pluralism by advocating for the separation of powers and limited government, opposing absolute state authority. अगर हम मोंटेस्क्यू को देखो तो शेयर्ड पावर, देखो इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट दिया था ना, कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर आपस में पावर को डिवाइड करे। इन्होंने ही बोला था ना कि पावर को डिवाइड करे। अब एक ग्रुप तो ना हुआ ये, ना एक बंदा हुआ जो सोवरन होगा, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस के पास उन्होंने बोला भाई डिवाइड करें, डिवाइड का कॉन्सेप्ट आ गया। जॉन लॉक भी इसी तरह बोलते हैं, मतलब इन लोगों, अगर हम देखें तो जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू ने बहुत पहले ही एक फाउंडेशनल वर्क तैयार कर लिया था प्लूरलिज्म के लिए। फिर उसके बाद हम मजीद आके देखें तो GDH कॉल, जॉन नेवल फिगर्स, हॉल जे लास्की एंड मेरी पाकर फॉलेट, अगर हम इन सबको देखें, बहुत सारे इस तरह के, ये सारे प्लूरलिस्ट हैं। अगर हम लोग इन सबको देखें तो दे डेवलप फॉर्मल प्लूरलिस्टिक आइडियाज। देखो, जब जॉन लॉक मोंटेस्क्यू के बारे में बात की तो उन्होंने बात की थी, लेकिन फॉर्मल प्लूरलिस्टिक आइडियाज काफी आगे जाकर आए थे, 20th 19th सेंचुरीज के एंड में जाकर आए थे। ठीक है? ओके। आर्ग्यूइंग, इन्होंने ये आर्ग्यूइंग दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्रेड यूनियंस एंड रिलीजियस ग्रुप्स शुड हैव ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट। तो इनका जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है, ये घूमती सी के अराउंड है कि स्टेट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है किसी भी कंट्री में। स्टेट के अलावा और भी हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन आ गया, फैमिली आ गया, रिलीजन आ गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, और उन सबको भी खुद मुख्तारी की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट हर चीज में, या स्टेट हर चीज में घुसेगी, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो काम नहीं कर सकेंगे। तो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी को मानने वाले हैं, ये थ्योरिस्ट कहते ये हैं कि आप इनकी भी इटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करो, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी इटोनॉमी को आप रिकॉग्नाइज करो। Pluralism became a key theory for explaining the role of interest groups and civil society. जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं सारे, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म। जो प्लूरलिस्टिक थ्योरिस्ट हैं, ये कहते हैं कि यार हम ऑब्वियसली देखो, आप अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब अगर डेमोक्रेसी की बात करें, तो जो मोनिस्टिक थ्योरी कहती थी, क्या वो एप्लीकेबल है आज की डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर? बिल्कुल नहीं है। वो तो कहते हैं कि सोवरेन के बाद एब्सोल्यूट पावर है, लोगों के लिए जो भी लाभ बनाते हैं लोग अब माने उसको। लेकिन डेमोक्रेसी तो इसके अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी कहती है जो लोग चाहे वो तुम मानो, और जो सही, मतलब कि आपको आपको देखना पड़ेगा जो लॉ बन रहा है वो किस तरह का है, उसको अमेंड भी करना, मतलब फ्लेक्सिबल किस्म का होता है ना व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी।
तो उन्होंने बोला कि यार आजकल की जो सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जो आज जो ग्रुप्स आज जिस तरीके से काम करते हैं, उन सबको हम देखें तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे क्या है? Today, pluralism continues to relevant in discussions about global governance as par is shared among various organizations and institutions worldwide. तो बस वही बात जो सारी ऊपर भी मैंने बोली है, वही बात नीचे बोली है। मतलब अभी तो मैंने रीड ही करने का एंड पे किया है, क्योंकि मैंने चीजें बताई नहीं आप लोगों को। ठीक है, मैं असल में अपने डायरेक्ट नोट्स से ही पढ़ाती हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे तो नोट्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नोट्स परचेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो ऊपर से देख के स्क्रीनशॉट लेके कर लेते हैं। तो इस वजह से भी मैं नहीं करती कि चलो इसमें आप लोग कर लोगे। चलो, इसके बाद हमने करना है फीचर्स ऑफ प्लूरिस्टिक थ्योरी के। इसके फीचर्स क्या है? बस ये थोड़ा सा, ये इतना लंबा नहीं है इसके फीचर्स। ठीक है, ओके। अब हमने फीचर्स करने हैं। अच्छा, फीचर्स क्या होंगे इसके? ये जो साइड पे लिखे हैं मैं, सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, सबसे पहले इसी चीज के अगेंस्ट है। अच्छा, ये इनकी जो थ्योरी है ना, मैंने कहा है ना, ये चीज के अराउंड घूमती रहेगी कि सोवरेनिटी, नॉट सॉवरेनिटी बट सर्विस, मतलब सर्विस देना ही आज की स्टेट का काम है। और दूसरा, ये बाबर ये कहेंगे कि और भी ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स को आप रिकग्नाइज करें, उनको आप अथॉरिटी दें, उनकी जो एक स्फेयर है आप उसमें इंटरवीन ना करें, उनके राइट्स में आप या उनके काम में या उनके मामलात में घुसने की कोशिश ना करें। ये सारी चीजें ये बोलेंगे। मतलब ये इकोनॉमी की बात करेंगे, और मतलब ये सेपरेशन ऑफ पार्ट्स की बात करेंगे, डिवाइडेड पावर की बात करेंगे ना, इस तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज के अगेंस्ट है कि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, एटोनॉमी ऑफ एसोसिएशंस के, एसोसिएशंस को भी आप उनकी इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करें। देन, लाइज प्रायर टू द स्टेट, के स्टेट से पहले भी लॉ मौजूद रहा है। लॉ है तो स्टेट आई। ठीक है। देन, फेडरल एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, तो ये कहते हैं कि सोसाइटी आजकल फेडरल है। और फेडरल सोसाइटी का की बुनियाद क्या होती है भाई? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट होती है, देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, देन लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके दरमियान पावर डिवाइडेड होती है। तो फेडरलिज्म तो यही है। तो अगर सोसाइटी फेडरल है, तो अंदर पावर भी तो फेडरल ही होगी ना, फेडरलिस्टिक नेचर की पावर होगी अंदर। तो ये इस तरह की बातें करेंगे। सबसे पहले है, सोवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। Pluralists reject the monistic view of absolute sovereignty. Instead, they advocate for a form of sovereignty that is distributed among various associations. ये बोलेंगे कि absolute sovereignty नहीं है, बल्कि इस चीज के लिए इनकी एडवोकेसी किसके अराउंड है कि भाई जो जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत सारे एसोसिएशंस के दरमियान। लास्की स्टेटेड, the state is not omnipotent. Its power is limited by the force it exercises and is directive rather than dominating. ये बोलते कि यार, स्टेट जो रूल कर रही है ना, ये अपने ही लॉज से खुद ही बॉन्ड है। मतलब कि लॉज ही इस तरह के हैं कि स्टेट ने सिर्फ डायरेक्शंस देनी है, ना कि डोमिनेट करना है। तो जो सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट है उसके लिहाज से तो स्टेट क्या है, डोमिनेटिव है। लेकिन जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी वो कहते हैं कि नहीं, स्टेट जो लॉ है ना, वो लॉ ही। देखो आजकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है। तो नहीं कि गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरी पावर्स मिली हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो वो बोलती है कि जो लास्की ने बोला है कि जो आजकल की स्टेट सब कुछ नहीं करती है, वही सब कुछ नहीं है, बल्कि स्टेट का काम डायरेक्शंस देना है, ना कि डोमिनेट करना है। दिस इंडिकेट्स दैट द स्टेट शेयर्स पावर्स विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स अथॉरिटी इज नॉट सुप्रीम इन ऑल मैटर्स। हर मैटर में इसकी हर तरह का मैटर लॉ, कोई भी बात हो तो सॉवरन नहीं है स्टेट, बल्कि अगर ये बात ही ये करेंगे ना कि ये डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के हद तक है। मतलब इसका काम कोऑर्डिनेटर का होता है। जैसे कहीं पे भी आप जाते हो, वहां पे कोऑर्डिनेटर आपको मिलती है ना, तो वो प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी के जो थ्योरिस्ट हैं, इसके मानने वाले बोलते हैं कि जो स्टेट का काम है वो क्या है, कोऑर्डिनेट करवाना। ठीक है, रिलेशनशिप्स को या रिलेशंस को डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको रेगुलेट करना, बस यही काम। दूसरा, एटोनॉमी ऑफ एसोसिएशंस का मतलब एसोसिएशंस की खुद मुख्तारी, उनकी इंडिविजुअलिटी को आप मान लें। अकॉर्डिंग टू प्लूरिस, each social group such as churches, trade unions and local governments should have autonomy. ये कहते हैं कि यार जितने भी ग्रुप्स हैं ना, देखो बार बार यही तो प्लूरिस्ट कहते हैं कि यार ये जो आपकी स्टेट चलती किस वजह से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की वजह से ना। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अगर ये इंस्टीट्यूशंस आज हैंड्स अप कर रहे हैं भाई हमने काम नहीं करना, तो स्टेट चलेगी? स्टेट नहीं चलेगी। तो ये बोलते हैं कि यार इनकी इकोनॉमी को आप माने।
ठीक है। डॉक्टर फिगर्स आर्ग्यूड इट इज रॉन्ग फॉर द स्टेट to invade the proper spheres of such essential social groups such as churches, trade unions, local communities and the family। या ये जो सारे प्लूरिस्टिक थ्योरी के जो मानने वाले हैं, जो जितने प्लूरिस्ट हैं, ये सारे लास्की, कॉल वगैरह या फिगिस, पार्कर फॉलेट, ये सारे यही बात बोलेंगे कि हर इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉपर स्फेयर है, आप उसके अंदर इन्वेट ना करें। मतलब हर ग्रुप्स के अपने अपने तौर तरीके होंगे काम करने के। आपका काम सिर्फ स्टेट का ये है कि बस ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई ना हो, पार सीकिंग के लिए एक दूसरे के साथ लड़े झगड़े ना, और सोसाइटी में अनार्की की सिचुएशन ना हो। आप उनके प्रॉपर स्फेयर के अंदर ना घुसे कि वो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बस आपने ये देखना है कि बस सोसाइटी में सब कुछ ठीक रहे। बस आपका ये काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, बाकी एक पीस बना रहे, पीस सोसाइटी में रहे, उनके आप प्रॉपर स्फेयर्स में ना घुसे। मतलब आप रिलीजन जैसे अब होगा कि स्टेट का काम नहीं है कि रिलीजन में आके घुस के कुछ भी बोल दे। यहाँ पे प्रॉपर वो होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं डिफरेंट रिलीजन के। देन जैसे हमारे यहाँ पे, वहां पे देखो फादर्स वगैरह हो गए, हमारे यहाँ पे भी होते हैं, तो क्लरिक्स वगैरह, तो वो सारे देखते हैं ना, उनको पता है कि रिलीजन को लेके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इनके कहने का मतलब ये होता है कि हर इंस्टीट्यूशन खुद जानता है उसने अपना काम किस तरह करना है, बस आपने रेगुलेट करना है, बस और कुछ नहीं करना। आपका रेगुलेटरी काम है और कोई काम नहीं। This principle highlights that different institutions in society should govern themselves without interference from the state। तो ये यही कहते हैं। दूसरा है law is prior to the state। जो मोनिस्टिक थ्योरी के मानने वाले थे, जो मोनिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो है स्टेट सबसे ऊपर है और स्टेट ही बताएगी कि लॉ क्या है। लेकिन प्लूरिस्टिक थ्योरी का मानने वाले कहते हैं कि स्टेट से पहले है लॉ, और लॉ ने खुद स्टेट को भी बॉन्ड किया हुआ है कि तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट्स पावर इज लिमिटेड बाय द फोर्स इट एक्सरसाइजेस। मतलब ये ला जो स्टेट की पावर है ना, वो खुद लिमिटेड है। ठीक है, स्टेट के अपने पावर लिमिटेड है, तो मतलब कि स्टेट लॉ नहीं जनरेट करता, लॉ का ही प्रोडक्ट है स्टेट खुद। ठीक है। प्लस assert that law is not created solely by sovereign but originates from the social fabric। ये बोलते हैं कि यार जो लॉ होता है ना, जैसे हमारे कस्टम से, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था ना, इन्होंने बोला था कि जो सॉवरन ने कह दिया, मतलब सॉवरन से पहले तो लॉ है ही नहीं ना। ये लोग कहते हैं सॉवरन से पहले है ही नहीं। ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी को मानने वाले कहते हैं ऐसा नहीं है। सो लॉ हमेशा एग्जिस्ट, जैसे नेचुरल लॉ हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी को मानने वाले बोलते हैं कि नेचुरल लॉ भी तो है, नेचुरल लॉ तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। सोवरन आपकी कंट्री में हमारी जैसे गवर्नमेंट होगी, वो लॉज पास करेगी, लेकिन ये होता है कि हमारी सोसाइटी में पहले से भी लॉज मौजूद हैं। हमारा कल्चर, हमारा कस्टम, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज, उनको इग्नोर नहीं करता है सोवरन। ठीक है। तो ये यही कहते हैं कि भाई प्लूरिस्ट assert दैट लॉ इज नॉट क्रिएटेड सोली, मतलब कि सिर्फ सोवरन, सोली बाय द सोवरन, बट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोशल फैब्रिक। Yogi argued law is not made by the sovereign, it arises from the social solidarity and existed before the state। वो बोलती है स्टेट से पहले भी लॉ है, लॉ हमेशा से रहा है। सबसे पहले तो नेचुरल रहा, जो हमारे इनहेरेंट राइट्स, मतलब जो हमें हमें कुदरती हासिल है, हमारा नेचुरल राइट होते हैं ना, कुछ राइट्स हमारे नेचुरल हैं, वो हमेशा से हैं। बल्कि नेचुरल राइट्स को मानने वाला जो स्कूल है, वो तो ये कहता है कि अगर सोवरन ने कोई सा लाभ ना दे जो नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो तो लॉ ही नहीं है फिर। नेचुरल जो राइट्स राइट्स को जो मानने वाला स्कूल है, जो जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है, वो तो ये कहता है कि कोई ऐसा भी लॉ सोवरन ने बता दे जो नेचुरल राइट्स अगेंस्ट है, तो वो लॉ है ही नहीं। तो जो प्रोग्रेसिव थ्योरी का मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि लॉ हमेशा से सोसाइटी के फैब्रिक में है, लॉ हमेशा से था। ठीक है, और हमेशा से है। जो सॉवरन जो लॉज और जो रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन लॉ हमेशा से है। बल्कि सॉवरन या हमारी गवर्नमेंट, जो आज हमारी गवर्नमेंट है, वो कोई भी लॉ इस तरह का बनाती है क्या जो हमारी सोसाइटी के कल्चर के अगेंस्ट नहीं ना। तो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर देखो, अगर वो ये देख रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ भी लॉ बनाता है कि देख रही है कि यार ये इनके रिलीजियस जो वैल्यूज है उनके अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं ये इनकी सोसाइटी कल्चर के अगेंस्ट तो नहीं है, जब ये देख रही है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उसको देख के बार बार डिसाइड करिए कि ये वाला लॉ पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। Mazir similarly, Kravis said the state is the creature, not the creator of law, stressing that the state is bound by the laws that existed prior to it। स्टेट जो है, जैसे देखो, अब जैसे थॉमस हॉब्स की बात करें, उन्होंने क्या बोला था कि लोग सामने आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड देन वो एक बन गया। मतलब स्टेट
क्रिएचर है लॉ के, ना के क्रिएटर। वो लॉ नहीं बनाती, लॉ स्टेट लाती है, लॉ गवर्नमेंट लाती है, लॉ सोवरन लाती है। सोवरन किस तरीके से आएगा, वो किस तरीके से अपॉइंट होगा, इलेक्ट होगा, सब कुछ लॉ लाता है। लॉ हमेशा से था हमारी सोसाइटी में, हमारे सोशल फैब्रिक में हमेशा से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा है फेडरल एंड प्लूरिस्टिक सोसाइटी। अच्छा, ये इनके ऊपर जो प्लूरिस्टिक का क्रिटिसिज्म है, ये भी बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं कि अभी अगर सोसाइटी फेडरल एंड प्लूरिस्टिक है तो ऑब्वियसली पावर भी, या जो पावर जो डिसाइड वो एक्सरसाइज करेगा सॉवरन, वो भी तो फेडरलिस्टिक ही होगी ना, जब सोसाइटी फेडरलिस्टिक है आपकी, ठीक है। According to pluralist society consists of various groups that have their own rules and responsibilities. हर सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे फैमिली की अपनी होगी, देन एजुकेशन सिस्टम की अपनी होगी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की अपनी होगी, इसी तरह इकोनॉमिक की, देन पॉलिटिकल की, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स होते हैं, जो वो जब वो उन रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं तो हमारी सोसाइटी रन करती है। इसी तरीके से होता है। एंड द स्टेट शुड नॉट डोमिनेट दैम। जो प्लूरलिस्ट है वो कहते हैं कि सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स से मिलकर बनती है, और वो ग्रुप्स के अपने रोल्स हैं, और स्टेट को ये नहीं करना चाहिए स्टेट उनको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे। हर ग्रुप को अपना रोल खुद पूरा करने आता है, बस स्टेट ने कोऑर्डिनेटर का काम करना है। गिरकी stressed the state should accept the permanent associations have rights and duties as groups whether or not the state has accepted them as legal corporations। देखो, फैमिली एक इनफॉर्मल ग्रुप है, लेकिन स्टेट को समझना चाहिए कि फैमिली परमानेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, और उनके अपने कुछ रोल्स है, ठीक है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो पूरी करते हैं। एक जो स्टेट का जो सिटीजन होगा, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं इस पाकिस्तान की, मैं एक पाकिस्तानी, मेरी सिटीजनशिप है ना पाकिस्तान की। अब मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ तो लॉयल हूँ, लेकिन देन मैं अपनी फैमिली के साथ भी हूँ, देन मैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के साथ भी हूँ, हमारे और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन है, हम उनके साथ भी लॉयलिटी रखते हैं, हम सिर्फ स्टेट के साथ तो नहीं रखते ना। लेकिन कभी देखो ऐसा होगा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ बनाएगी जो हमारी फैमिली के अगेंस्ट, हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हो, तो हम किसके साथ खड़े हो जाएंगे? हम अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलीजन के साथ, हम स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लूरलिस्ट ये कहते हैं कि भाई आजकल के टाइम में जो परमानेंट एसोसिएशंस हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, स्टेट को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अब स्टेट उनको लीगल कॉर्पोरेशंस मान रही है नहीं मान रही है वो फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट में, इस कंट्री में। दिस प्रिंसिपल अंडरस्कोर्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी विद इन द स्टेट। का मतलब परमानेंट बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिनके बहुत सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पूरा करते हैं। अब उनको स्टेट मानती है नहीं मानती है वो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इतने सारे इंस्टीट्यूशन है क्या बता रहे हैं कि एक कंट्री के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी सोर्सेज हैं पावर की, बहुत सारे सोर्सेस पावर को डिवाइड वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। देन लिमिटेशन ऑफ स्टेट पावर। द स्टेट्स रोल इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस बट नॉट टू डोमिनेट देम। यही बात मैं ऊपर बोलती आ रही हूँ आप लोगों को, जिसे मकाइवर ने बोला था। मकाइवर स्टेटेड दैट द स्टेट इज वन ऑफ सेवरल सोवरेन एसोसिएशंस इन सोसाइटी। क्या बोला है? State is one of several associations in society having definite limits, powers और responsibilities. Limited इनकी जो है powers and responsibilities हैं, इनकी जो limits है उनको define किया हुआ। ऐसा नहीं है कि state की कोई limits नहीं है। सोवरेनिटी कॉन्सेप्ट ने मोनिस्टिक थ्योरी का माना बोलते हैं, कहते हैं ना भाई कोई लिमिट ही नहीं है, एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है, कुछ भी भाई कुछ भी करें, लामहदूद। तो जो ये कहते हैं कि यार ये लोग लिमिटेशन लगाएंगे सबसे पहले स्टेट की पार्ट पे, ये बोलेंगे यार स्टेट का काम कोऑर्डिनेट करने का था, डोमिनेट करने का तो है ही नहीं। और दूसरा ये कि ये बहुत सारी एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन है और इसकी अपने पावर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड है। दिस रिफ्लेक्ट्स द प्लूरलिस्ट व्यू दैट द स्टेट्स पावर इज लिमिटेड एंड कोएग्जिस्ट विद अदर सोशल अथॉरिटीज, और सोशल अथॉरिटीज के साथ कोएग्जिस्ट करती है। देन लास्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट जाता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। यही चीज जो मैंने इसमें लिखी है मैं बता देती हूँ, जिसे लास्की ने हाईलाइट किया था। लास्की ने हाईलाइट किया है द डेंजर्स ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी नॉट ओनली विद इन आवर नेशन बट आल्सो द इंटरनेशनल स्टेज। इंटरनेशनल स्टेज के लिए भी देखो, हम लोग अपने सिटीजन को बोलते हैं कि भाई अनक्वेश्चनिंग लॉयलिटी, कि हमें आप लोग बहुत लॉयलिटी हमारे साथ रखें, ठीक है। हम कहते हैं ना ये, हालांकि ये तो बिल्कुल अगेंस्ट जाता है जो ह्यूमैनिटी है, मतलब उन चीजों के अगेंस्ट जाएगा। देखो, एक बंदा है उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मतलब अगर आप कह रहे हैं हमारा जो हुक्मरान है, हम हमें कह रहे हैं कि आप हमें जो है ना लामहदूद लॉयलिटी आप हमें दे दो,
मतलब आप सिर्फ हमारी बात मानो, हिबिचुअली ओबे करना स्टार्ट कर दो, जैसे जॉन ऑस्टन ने बोला था। तो लास्ट के बोलते हैं यार ये तो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खींचना हुआ ना एक बंदे से। दूसरा, आजकल की जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वेयर नेशनल बाउंड्रीज, जो जहां पे नेशनल बाउंड्रीज एंड प्रेजुडिसेस आर सीन एज आउटडेटेड। नेशनल बाउंड्रीज तो आज आपको लगता है कि यार आज जो है नेशनल बाउंड्रीज वगैरह ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है? आजकल की सोसाइटी में तो नेशनल बाउंड्रीज नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हुई हैं। मतलब अगर आज आज हम बोलते हैं कि भाई हमारी, हम किसी के साथ मिल के नहीं रहना है, हमें किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करनी है, आजकल का सब कुछ ट्रेड पे है ना, हमने ट्रेड ही नहीं करनी है, तो मतलब हमारी कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं। लेकिन आज के इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी कनेक्टेड है भाई कि अब कोई बाउंड्रीज नहीं है। प्रेजुडिसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ अब खत्म। वो पुराने टाइमों में होता था भाई, इतनी कॉलोनीज बना ली एक दूसरे से, ये वो, ये जो प्रेजुडिसेस है, जो नेशनल बाउंड्रीज है, ये अब आपको अब नजर नहीं आएंगी। कोई आइसोलेट नहीं होना चाहता, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहेगा, न्यूक्लियर पावर्स हैं बाहर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं चाहता। आपने देखे ना, आपने क्या कहते हैं, नागासाकी वाला, हिरोशिमा नागासाकी वाला, उसके बाद से दुनिया बहुत डरी है इन इंसिडेंट से। लोग कोशिश करते हैं एक कंट्री डेस्परेट ही ना हो, डेस्परेशन की तरफ ना जाए, डेस्परेट होकर पता चले कहीं और बम धमाका मार दिया। ठीक है। तो आजकल के नेशनल बाउंड्रीज प्रेजुडिसेस आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। कोई कंट्री आइसोलेशन में नहीं जाना चाहती है। जो जहाँ पे देखा हुआ है, जैसे स्टेट चाहती है कि मुझे ट्रू एलिजेंस, मुझे लॉयलिटी सिर्फ हमें मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। आज आप इधर हो, आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। आप किसी किसी कोई कोई एक इंडिविजुअल है, उसके पास यूके की भी है, देन पाकिस्तान की भी है, उसकी तो अब लॉयलिटी डिवाइड हो गई ना। अब कौन सॉवरन, कौन सोवरेनिटी? तो आजकल सोसाइटीज जो होती हैं, जैसे लास्ट ने सुजेस्ट भी किया था कि the true allegiance in today's world should be directed towards the global community and the collective well-being of all nations rather than solely to one's own state। आज के लिए हम लोग कलेक्टिव वेल बीइंग की बात करें और हम साथ सोवरेनिटी की बात करते, तो भाई ये फिर तो ये ऑपोजिट बोलते हैं दोनों। हम सोवरेनिटी की भी बात करें, भाई एक कंट्री सोवरेनिटी सॉवरन है, दूसरा हम कहते हैं भाई ऑल सारे नेशंस की मैं वेल बीइंग की बात कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सोवरन तो एब्सोल्यूट है, वो तो कुछ भी, वो तो किसी की बात नहीं, उससे तो ऊपर कोई है ही नहीं जो जिसकी वो बात मान। इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप जाते हो, आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात माननी पड़ती है। आईएमएफ आपको कर्जा देके बोलता है कि ये रूल्स आपने लगाने हैं, आपको सैप्स मिल जाता है, तो आप उसकी बात ही नहीं मानोगे, भाई मैं तो सॉवरन हूँ। तो जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो अभी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, उसके लिए एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है। देन इसके आगे अभी इसी के क्रिटिसिज्म करना है, जो चार पांच ही हेडिंग्स का है, वो इसी में कवर कर लेते हैं ताकि ये इसी में खत्म हो जाए। तो फिर हम आगे इसकी मजीद इसकी टैग्स वगैरह देख लेंगे फिर। ओके, अब क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म के बाद प्लूरलिस्टिक थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप क्रिटिसिज्म यही है कि बिलिटलिंग सॉवरेनिटी, सोवेरेनिटी को बिलिटल कर रहे हैं ना ये। ठीक है। द क्रिटिसिज्म ऑफ बिलिटलिंग सोवेरेनिटी इन प्लूरलिज्म सेंटर्स अराउंड द आइडिया दैट प्लूरलिस्टिक थ्योरी वीकन्स द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट by either abolishing or significantly reducing its power। या तो ये कहीं देखो, ये तीन तरह की बातें करते हैं, कहीं पे ये बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, कहीं पे इसकी पावर को रिड्यूस कर देते हैं। और पावर को रिड्यूस कर देना और बोलना कोऑर्डिनेटिंग जो है स्टेटस है, तो ये तो खुद ही एक किस्म की सोवरेनिटी देना हुआ ना। ये ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये बिलिटलिंग सॉवरेनिटी का क्रिटिसिज्म है इनके ऊपर कि कहीं पे ये बिल्कुल, मतलब ये वीक करते हैं स्टेट की पावर को, कहीं पे ये बिल्कुल ही खत्म करते हैं, कहीं पे थोड़ी बहुत पावर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, प्लूरलिस्ट एम टू आइदर अबॉलिश द स्टेट ऑल टुगेदर, या तो स्टेट को बिल्कुल ही अबॉलिश कर देंगे, कि मतलब सारे यूनिट मिलके बस एक स्टेट के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, बस वो ग्रुप्स ग्रुप्स के नाम है, स्टेट भाई है ही नहीं कोई, स्टेट को कोई स्पेशल स्टेटस कुछ भी नहीं है कहीं पे। इसका स्टेटस जो है, क्या करते हैं, बाकियों जितना ही कर देते हैं, मतलब स्टेट को मान रहे होते हैं, बस उनका स्टेटस बाकियों जितना होता है। कहीं पे तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, कहीं पे बाकियों जितना हो जाता है, जैसे अनस इंटर पारिस शायद इसको अनाउंस करते हैं, या कहीं पे इसका कोऑर्डिनेटिंग का होता है, प्रीमिस इंटर पारिस बोलते हैं इसको, मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग का होता है, कि मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बाकी सारे इक्वल हैं और उनमें ये मतलब इसको थोड़ी सा हायर अथॉरिटी है, तो इसको कहते हैं प्रीमिस इंटर पारिस। और इसमें क्या अनस इंटर पारिस का मतलब होता है कि सबके इक्वल, मतलब किसी से भी ऊपर नहीं है, सबके इक्वल होना।
तो बिलिटलिंग सोवरेनिटी का यही इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से या तो ये बिल्कुल खत्म कर देंगे स्टेट के पावर को, या तो ये थोड़ी बहुत पावर दे देंगे, मतलब कि कहीं ना कहीं स्टेट की जो पावर है उसको वीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है अबॉलिश द स्टेट ऑल टुगेदर। सम pluralists argue for a decentralized society where associations like trade unions, religious groups और local governments are fully autonomous। मतलब fully उनकी ऑटोनॉमी जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लें सारे, बस वो ग्रुप्स के नाम से जगह जानी चाहिए एक किस्म की। ठीक है, which would in their view lead to a society without a need for a central authority। का मतलब सेंट्रल अथॉरिटी हो ही ना सेंट्रल, बाकी तो में तो फिर सेंट्रल अथॉरिटी की बात करेंगे ना। कुछ ये डिफरेंट प्लूरलिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं, कुछ कहते हैं कि भाई बिल्कुल खत्म करते, कोई सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। फिर कुछ आएंगे जो बोलेंगे रिड्यूस द स्टेट्स स्टेटस। आप स्टेट हो लेकिन उसका स्टेटस बिल्कुल रिड्यूस कर दें। ठीक है, pluralists often propose that the state be treated as just one association among many। मतलब बाकियों की तरह ही ट्रीट करो, मतलब इक्वल स्टेटस हो, तो उसे कहते हैं अनस इंटर पार्स रादर देन हैविंग सुपीरियर अथॉरिटी। कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी हो ही ना। दिस diminish the traditional view of the state as the ultimate governing body। तो जो ट्रेडिशनल व्यू था कि भाई स्टेट के पास अल्टीमेट पावर होती है, वो तो यहाँ पे भाई खत्म हो गई। देन थर्ड पे कुछ कहते हैं कि असाइन अ कोऑर्डिनेटिंग रोल, मतलब कुछ कोऑर्डिनेटिंग मतलब थोड़ी बहुत हायर अथॉरिटी देते हैं। इन सम interpretations pluralists see the state's role as merely coordinating the actions of various autonomous groups instead of exercising direct control or supreme authority over them। वो मतलब कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग रोल, मतलब कोऑर्डिनेटिंग रोल भी देना, कुछ ना कुछ तो पार ज्यादा देना है। हाँ अलबत्ता ये जरूर कहेंगे कि आप डोमिनेट ना करो, बहुत ज्यादा पार नहीं होगी लेकिन कोऑर्डिनेट करने की पार होगी। एंड मेकिंग द स्टेट फर्स्ट अमंग इक्वल्स। प्रेमिस सेंटर पारस essentially reopens the door to sovereignty। देखो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी, यहाँ पे इन्होंने इक्वल कर दिया सबके साथ। लेकिन यहाँ पे जो बोला ना कि कोऑर्डिनेटिंग रोल होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने सोवरेनिटी का दरवाजा खुद ही खोल दिया वापस, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दो स्टेप ऊपर बिठा दिया स्टेप्स। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले इनके ऊपर ये कि भाई ये जो सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको वीक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है, दिस कंसर्न विद the concern with these approaches, ये जो तीन तरह की approaches हैं, the concern with these approaches is that they would undermine the state's ability to maintain social unity and order। और इसी पे मैं आगे बात करूं कि सोशल ऑर्डर को तोड़ देंगे, मतलब कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें करेंगे कि यार बिल्कुल खत्म कर दो, जरूरत ही नहीं है, या इक्वल कर दो, या थोड़ा कोऑर्डिनेटिंग रोल दे दो, तो कहीं ना कहीं ये सोशल यूनिटी को, सोशल ऑर्डर को जो है खराब करने का मतलब काम करेंगे इधर कि मतलब उनमें खुद में ही कोई भी एक समझ नहीं आ रही कि भाई क्या होना चाहिए। कहीं पे वो खुद सोवरेनिटी का दरवाजा वापस खोल रहे हैं। विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, अगर जैसे ये बात करें भाई एबॉलिश ही कर दें या फिर रिड्यूस करें, तो या ये भी इवन के कोऑर्डिनेट करने का सिर्फ रोल मिल जाए, तो इससे क्या होगा? विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रेगुलेट द इंटरेक्शंस एंड डिस्प्यूट्स अमंग वेरियस एसोसिएशंस लीडिंग टू द रिस्क ऑफ एनार्की एंड डिसऑर्डर। अगर एक जैसे ये कहा था कि अबॉलिश द स्टेट ऑल टुगेदर, या फिर कहा कि भाई स्टेट का हो तो सही लेकिन स्टेटस सबके बराबर हो, उसके पास कोई एक्स्ट्रा पावर ना हो, तो अगर ये हुआ कि कोई भी लीड करने के लिए नहीं है, कोई भी कमांड्स देने के लिए नहीं है, कोई भी बोलने के लिए नहीं है कि यार ये गलत है वो गलत है, कोई भी ये बोलने के लिए नहीं है कि इसको उठा के जेल में डाल दो, तो मतलब सोसाइटी में तो डिसऑर्डर क्रिएट होगा, अनार्की, अनार्की की जहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई लॉ है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं। इफ ऑल एसोसिएशंस इंक्लूडिंग द स्टेट आर व्यूड एज इक्वल इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, अगर जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनमें स्टेट भी डाल दी, जैसे उन्होंने बोला भाई कि स्टेट का स्टेटस इक्वल कर दो, अगर सारे इक्वल हो जाएंगी, एज व्यूड एज इक्वल आर व्यूड एज इक्वल इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट देयर वुड बी नो ओवरआर्चिंग पावर। मतलब ओवरआर्चिंग पावर मतलब कि जिसके पास फुल पावर हो टू इंश्योर सोसाइटल कोहिजन, कोई भी ऑल एम्ब्रेसिंग पावर, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव पावर आम जुबान में नहीं होगी, जो सोशल सोशल कोहिजन बना के रखे, सोशल यूनिटी बना के रखे। जब सारे ही बराबर हो जाएंगे तो कोई कौन मानेगा फिर स्टेट? अगर स्टेट भी बाकियों जैसी होगी तो जिस तरह फैमिली रिलीजन है तो फिर इस तरह पे एक स्टेट है, उसका तो कोई बस नाम स्टेट है, बाकी तो कोई पार नहीं है ना, सब बराबर हो जाएंगे। या तो आप बिल्कुल हटा दें, तो अगर आपने बिल्कुल ही हटा दिया तो वहां पे क्या होगा? वहां पे तो एनार्की आ जाएगी, कोई एक दूसरे को मार है, वही तो फिर जो थॉमस हॉब्स ने नेचुरल स्टेट की बात की थी जिसमें लोग दूसरे को मार धाड़ रहे थे, वही वाली चीज दोबारा से यहाँ पे होगी। ठीक है, ओके। रिस्टोरेशन ऑफ सोवरेनिटी, अच्छा ये इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि कहीं पे ये सोवरेनिटी की को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर खुद के जैसे प्रीमियस इंटर पारस इन्होंने बोला था कि खुद मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग रोल दे दें, कहीं ना कहीं दरवाजा खोल रहे हैं ना सोवरेनिटी का वापस, तो इनके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि सोवरेनिटी के अगेंस्ट होकर खुद रिस्टोर कर रहे हैं सोवरेनिटी को।
इनको खुद भी समझ नहीं आ रही। डिस्पाइट देयर क्रिटिक्स ऑफ सोवरेनिटी, प्लूरलिस्ट ऑफन फाइंड देमसेल्फ इम्प्लिसिटली रिस्टोरिंग स्टेट सोवरेनिटी एज द स्टेट स्टिल हैज टू प्ले अ कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटरी रोल। मतलब कि कहीं ढका छुपा, मतलब कि कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उसको रिस्टोर कर रहे हैं सोवरेनिटी को। यही है ना। थॉमस होब्स क्या थे, एक मोनिस्टिक थ्योरी, मोनिस्टिक टाइप की थ्योरी दी थी ना, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। उन्होंने क्या कहा था कि स्टेट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है। इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले नेचुरल स्टेट फर्ज की थी जहां पे लोग एक दूसरे को मार धाड़ रहे थे। फिर लोग आमने सामने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर सॉवरन बनाया एक, उस सॉवरन को उन्होंने अपनी सारी जो है ना सब कुछ उसको सरेंडर किया कि बस सिर्फ हमें तुमने ना लड़ाई झगड़े से या हमारी जान माल को तुमने महफूज रखना है। नेचुरल स्टेट से निकाल के लाया था। लेकिन फिर प्लूरिस्टिक जो थ्योरिस्ट आए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो प्लूरिस्ट आए उन्होंने बोला कि यार क्या एक बंदे को सारी सॉवरेनिटी दे रहे हो, सॉवरन पावर्स दे रहे हो। थॉमस हॉब, जॉन ऑस्टिन, सबके अगेंस्ट है ना प्लूरिस्ट। उन्होंने बोला कि मतलब एक बंदे के पास तो नहीं अथॉरिटी हो सकती, इन्होंने बोला कि सबके दरमियान बांट दो। तो फिर अब इनके ऊपर खुद के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि अगर तुम लोग सबके दरमियान ऐसे बांट दोगे, जो थॉमस हॉब ने जैसे कहा था कि मोनिस्टिक थ्योरी का जो व्यू था सोवरेनिटी का, उससे पहले क्या था, उससे नेचर इस तरह की स्टेट ऑफ नेचर थी जहां पे लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो जो जिस तरीके से प्लूरलिस्टिक थ्योरी के लोग बात कर रहे हैं, फिलोसफर जो थ्योरिस्ट बात कर रहे हैं कि सबको मैं डिवाइड कर दो पार्ट, तो इस तरह फिर कौन बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे तो वापस से हम पीछे चले गए, लोग दूसरे को मारेंगे धाड़ेंगे, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। ठीक है, कोई भी इनको पे क्रिटिसिज्म है ना, और ये निकल के आता भी ये चीज, जिससे कि ये बात करें कि किसी के पास कोई एक्स्ट्रा पावर ही ना हो, तो फिर तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि रेगुलेट करने वाला ही कोई नहीं फिर ना। ठीक है। तो इनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है कि भाई ये एक हाथ से लिखते हैं कि सोवरेनिटी को खत्म करो, दूसरे हाथ से खुद इसको वापस ले आते हैं। एक दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे से सोवरेनिटी को अंदर ले आते हैं वापस से रूम में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैनी प्लूरलिस्ट ऑफ वाइप ऑफ सोवरेनिटी विद वन हैंड एंड राइट इट अगेन विद द अदर अंडर अ डिफरेंट नेम, असाइनिंग अ कोऑर्डिनेटिंग रोल, प्रीमिस इंटर पारिस। एक अलग नाम के साथ इन्होंने वापस सोवरेनिटी को इंट्रोड्यूस कराया। जैसे फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू गिरकी द स्टेट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सोशल बॉडीज बाय इट्स पोजीशन अबव देम। अब गिरकी क्या कौन थे, ये प्लूरलिस्ट है ना। अब इन्होंने क्या देखें, अगर हम लास्की और गिरकी जो दोनों प्लूरलिस्ट है, अगर हम इनकी डेफिनेट जो कोटेशंस को हम पढ़ें या इनकी सेइंग्स को हम देखें, तो हम देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि सोवरेनिटी को खत्म कर दो। गिरकी ने क्या बोला था, द स्टेट इज डिस्टिंग्विश्ड, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम अदर सोशल बॉडीज बाय इट्स पोजीशन अबव देम। फॉर द स्टेट अलोन देयर इज नो लिमिट थ्रू अ हायर कलेक्टिव एग्जिस्टेंस। उन्होंने बोला भाई इससे ऊपर स्टेट से ऊपर कुछ नहीं है, स्टेट के पास हायर पोजीशन है। मतलब कहीं ना कहीं देखो, सॉवरन नाम नहीं दिया, सॉवरेनिटी नाम नहीं दिया, लेकिन मान लिया कहीं ना कहीं। ठीक है, इट्स विल इज द सॉवरन जनरल विल। सॉवरन जनरल विल कौन सी होगी, मतलब यहाँ पे सॉवरन जनरल विल का मतलब ये है कि जो इसने बात की वो सब पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि किसी तो ऊपर कोई अथॉरिटी है नहीं। द स्टेट इज द हाईएस्ट, मैट फर्बर बैंड करके ये कोई जर्मन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है द पावर ग्रुप। ठीक है, द पावर ग्रुप ये जर्मन वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, इसलिए ये प्रोनाउंस करना, आई डोंट नो अगर मैंने इसको सही तरीके से प्रोनाउंस किया या। लेकिन जर्मन वर्ड, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वह है मार्ट फरबांड। मार्ट फरबांड, मार्ट का मतलब ही होता है पार, और जो फरबांड का मतलब होता है एसोसिएशन। तो जर्मन में कहते हैं जो पार ग्रुप होता है ना, उसको बोलते हैं मार्ट फरबांड। तो मतलब इन्होंने जर्मन में गिरकी ने बोल दिया है कि स्टेट मार्ट फरबांड है, मतलब कि पावरफुल ग्रुप है। तो ये मान लिया ना, ने मान लिया कहीं ना कहीं। ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ये इसके पास हायर पोजीशन है, लेकिन सबके आप ऑटोनॉमी को माने, तो फिर आप इसी किसी से कहो कि भाई किसी ना किसी के पास थोड़ी बहुत हायर पोजीशन होगी। ठीक है, ये आप फिर मान लो। इस तरह लास्की ने भी बोला है, लास्की अग्रीज दैट टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स, मतलब लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए द स्टेट मस्ट कंट्रोल अदर एसोसिएशंस to the degree that secures for them to serve service to that secures for them the service such needs require। तो मतलब ये कहीं ना कहीं लास्ट की आप सबको देखें, कहीं ना कहीं इस चीज को मानेंगे कि कुछ ना कुछ डिग्री हद तक, जैसे इन्होंने मार्क फर्बेंटी बोल दिया है पावरफुल ग्रुप, पावर ग्रुप। लास्की ने बोला है कुछ डिग्री तक रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए, ये कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए जो चीजें चाहिए, ये जो जो उसके लिए हैं भाई असेंशियल्स, उनको पूरा पूरा करना है। तो जो स्टेट है उसके पास किसी ना किसी डिग्री तक हायर पावर है, एक किस्म की किसी ना किसी डिग्री तक है, किसी ना किसी डिग्री तक उसको कंट्रोल करना है। तो ये खुद ही मान रहे हैं ये बात कि भाई कहीं ना कहीं सोवरेनिटी है। ठीक है, ये खुद ही मान लेते हैं।
अच्छा, लेक ऑफ सोशल यूनिटी, ये ठीक बात है। देखो अभी भी हम ये तो नहीं कह सकते, कुछ जैसे थ्योरिस्ट या कुछ प्लूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई बिल्कुल एबॉलिश कर दो, सबके बराबर कर दो। हम ये नहीं कहते कि भाई हर चीज को, हर ग्रुप को सोसाइटी में सबके बराबर कर दो। हम कहते हैं गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा एक हायर स्टेटस होता है बाकी इंस्टीट्यूशंस की निस्बत। क्यों? ताकि गवर्नमेंट रन हो सके, सोसाइटी रन हो सके, सब एक बराबर हो जाएंगे तो मार धाड़ होगी ना, सीधी सी बात है। तो अगर कुछ प्लuralist कहते हैं कि भाई कोई पावर नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ ये नहीं है, अगर उस तरीके से हम चलें तो सोसाइटी में क्या होगा? यूनिटी नहीं रहेगी। ठीक है। Critics argue that the pluralist attempt to separate the state from social groups by limiting its sovereignty is a step forward, is a step towards social disorder. Critics ये आर्ग्यू करते हैं कि जो प्लूरिस्ट जो अटेम्प्ट करते हैं ना स्टेट को बाकी सोशल ग्रुप से जो है सेपरेट करने की, ठीक है ना, इसकी सोवरेनिटी को लिमिट करने की, यार हम लोग ये कहते हैं ना कि स्टेट के पास एक हायर पावर है। जो प्लूरलिस्ट हैं ये कहते हैं कि स्टेट के पास कोई हायर पावर नहीं है। ठीक है, कोई भी हायर पावर नहीं है। तो जब ये बात करते हैं तो ये सोशल डिसऑर्डर की तरफ जाता है। प्लूरलिस्ट आर्ग्यू दैट द स्टेट्स इंटरफियरेंस इन सोशल अफेयर्स should be restricted to protect individual liberties and allow autonomous associations to function independently। ओके, तो भाई भाई कोई भी चीज हो भाई, स्टेट को जो है ना वो इंटरफियरेंस नहीं करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए इसकी इंटरफियरेंस। ऐसा होगा तो फिर इंस्टीट्यूशंस नहीं चल पाएंगे। आजकल आप बाहर देखें इंस्टीट्यूशंस की आपस में नहीं भाई, इतनी ज्यादा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि कोई ना कोई हमें अथॉरिटी चाहिए होती है जो चीजों को रेगुलेट करा सके ना, ऐसे ही है ना। However, dividing the state's authority would lead to chaos एंड कंफ्यूजन। अगर हम स्टेट की अथॉरिटी को बहुत ज्यादा डिवाइड कर देंगे, मतलब सारी एसोसिएशन में बराबर डिवाइड कर देंगे, स्टेट के पास भी उनके बराबर ही होगा, तो सोसाइटी में chaos की anarchy की सिचुएशन आ जाएगी। विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी सोसाइटी वुड फ्रेगमेंट इनटू मेनी स्मॉलर स्टेट्स और autonomous groups लीडिंग टू disunity and disorder। जाहिर सी बात है, द स्टेट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन these groups and ensure justice। without the state's overarching authority, social groups would struggle to fulfill their purpose and maintain harmony। अगर स्टेट के पास हायर अथॉरिटी नहीं होगी टू रेगुलेट रिलेशनशिप्स ऑफ अदर ग्रुप्स, तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं इनाकी की केओस की सिचुएशन होगी, कंफ्यूजन फैल जाएगी सोसाइटी में, लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, कुछ नहीं पता भाई क्या जस्टिस है क्या है, कुछ भी नहीं ना, किसी किसी के पास है ही नहीं अथॉरिटी। तो इससे क्या होगा? उससे आपकी सोसाइटी में यूनिटी नहीं रहेगी, एक जो एक हार्मनी होती है सोसाइटी में वो नहीं रहेगी। ओवरआर्चिंग अथॉरिटी किसी एक ग्रुप के पास होना जरूरी है, वो स्टेट होती है, अगर उसके पास नहीं होगी किसी हद तक तो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि स्टेट किसी एब्सोल्यूट पावर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लूरलिज्म के ऊपर ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन ये बहुत इनकी जो थ्योरी है वो आजकल की सोसाइटी आज के टाइम पे अप्लाई होती है प्रॉपरली। मोनिस्टिक थ्योरी तो हो ही नहीं सकती। हम ये मानते हैं कि जो ये बात ही कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी फेडरलिस्टिक है तो पावर भी फेडरलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एबॉलिश कर देना स्टेट को ऑल टुगेदर और बस सबके बराबर कर देना ये गलत है। सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग ही रोल नहीं होता है, थोड़ा उससे ऊपर ही होता है स्टेट के पास। हाँ, लेकिन स्टेट ने जो लॉ बना दिया, हम ये नहीं कहते कि भाई वो एब्सोल्यूट लॉ है, उसका कमांड ही हम मानेंगे। हम बहुत सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर वो बोलता है, और स्टेट लॉ इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारा कल्चर, हमारा मजहब कहता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे रिलीजियस स्टेट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे रिलीजन को देखे बगैर क्या बन सकता है? उलमा बोर्ड खड़ा हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। कोई ऐसा लॉ पास, अगर स्टेट के पास सारी पावर है अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक थ्योरी, तो फिर तो ये बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते ना। जैसे प्लूरलिस्टिक कहते हैं कि जो सॉवरन है उसका मुंह से निकला हुआ हर वर्ड कमांड नहीं है, तो वो हम मानते हैं। प्लूरलिज्म बहुत अप्लाई होता है, लेकिन कुछ इनकी चीजें हैं जो आजकल अप्लाई नहीं हो सकती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, मतलब स्टेट को बिल्कुल खत्म कर देना, इक्वल कर देना, ये चीजें नहीं हो सकती। अलबत्ता एक हायर अथॉरिटी तो है, लेकिन उस वहां वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड, जैसे लास्की ने ऊपर कहा था, वो लिमिटेड है, डायरेक्टिव है, डोमिनेटिंग नहीं है। तो इसकी पहली लाइन है ये वाली, इसको मैंने ना पहली जो लाइन है ये, इसको मैंने ना चेंज करके लिखा है। पहले मैंने इधर लिखा होता ना कि सेपरेटिंग, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने इधर लिख दिया है। critics argue that the pluralist attempt to limit the state sovereignty by integrating it with other social groups risk leading to social disorder। यहाँ पे फिर मेरी आवाज एकदम जो है ना वो डाउन हो गई थी क्योंकि मैंने इधर सेपरेटिंग लिख दिया था। तो वो पढ़ते हुए मुझे समझ आ गई कि मतलब सेपरेट नहीं करता बल्कि उल्टा वो उसको इंटीग्रेट करता है, वो बाकी ग्रुप्स के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ना।
कि ये इस जैसे ही है। तो ये चीज सोशल डिसऑर्डर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पॉपुलिस्ट क्या कहते हैं कि भाई स्टेट इंटरफेरेंस ना करे, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल की लिबर्टी का ख्याल रखे, उनकी फ्रीडम का ख्याल रखे, एसोसिएशंस की एटोनॉमी का ख्याल रखे, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। लेकिन ये जो चीजें हैं ये स्टेट अथॉरिटी नहीं है, वो डिवाइडेड है सबके दरमियान, तो वो कियोस और कंफ्यूजन की तरफ जाता है। खैर, यहाँ से आगे इंशाल्लाह मैं आपको फिर ये कराऊंगी टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, देन इस्लामिक नेचर इंशाल्लाह हो जाएगा, वो जल्दी है। बस टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी में हम यही करेंगे, इंटरनल सोवरेनिटी करेंगे एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी करेंगे, उसमें डिफेक्टो और डिजोर सोवरेनिटी करेंगे, इसमें लीगल, पॉपुलर, पॉलिटिकल, टिटुलर वर्सेस एक्चुअल, जो कि एक कंट्री के लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे डिफेक्टो और डिजोर ही माने जाते हैं एक किस्म के। तो टिटुलर वर्सेस एक्चुअल, ये सारे हम सोवरेनिटी करेंगे, सोवरेनिटी क्या है, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।